फर्स्ट इज एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास में अगर हम बात करें, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है दैट इज मास ऑफ एन एटम, राइट. इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज यू, दैट इज यू is unified atomic mass, unified mass is the unit of atomic mass. ठीक है, तो जो atomic mass की यूनिट है U, ठीक है, ये अगर हम जानना चाहें कि 1 U ग्राम्स में कितना, किसके इक्वल है, कितने इक्वल है, तो 1 U is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 ग्राम्स. ठीक है, तो 1U और ग्राम में ये हमारा रिलेशन है, ये याद रखना है. ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे अगर MCQ फॉर्मेट में हमें दे दिया जाए. तो एक्चुअल में अगर तुम इस नंबर को ध्यान से देखो, दिस नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 raised to power 23 grams. So this is how Avogadro number came into existence. Avogadro number is actually a conversion factor between unified atomic mass and gram. So ठीक है, 2 is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24. ये हमारा एक नई यूनिट है, दैट इज सॉरी, ये 1 और U और ग्राम के बीच में क्या रिलेशन है, ये समझ आ गया? से यस और नो चैट पे. ठीक है, अब एटॉमिक मास की यूनिट को 1U को एक डेफिनेशन भी है 1U की, और वो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है अ मास exactly of exactly 12 atomic mass unit masses of all other atoms. अच्छा, ये डेफिनेशन है, इसको देखें. वन atomic mass unit या 1U is defined as mass equal to 1/12 the mass of carbon 12 atom. तो अगर हम कहीं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, डिफाइन डिफाइन 1U, तो हाउ विल यू डिफाइन? यू को पहले क्या बोला जाता था? AMU, एटॉमिक मास यूनिट. तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए डिफाइन AMU या डिफाइन U, तो तुम्हें इसकी यूनिट को डिफाइन करने के लिए कार्बन 12 को यूज करना है. ठीक है, एंड कार्बन 12 का मास देखो 12 होता है, राइट. व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन 12? 12. ठीक है, U. तो अगर तुम्हें ये तो पता है ये कार्बन का मास 12 है, तो एक कार्बन के एटम का मास 12U होता है. सो कहना है इसे 1U is equal to 1/12 of mass of 1 का कार्बन 12 एटम. तो 1U को मैं कार्बन की फॉर्म में ऐसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कार्बन 12 का मास जो है 12 है, 12U. तो अगर मुझे 1U को इससे डिफाइन करना है कार्बन की हेल्प से, तो व्हाट आई कैन डू इज 12U को 1/12 कर दूं तो 1U आ जाएगा. तो ये टर्म यूज करी जाती है डेफिनेशन में, दैट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज डिफाइंड एज 1U. ये क्लियर है या रिपीट?
देखो, दो क्वेश्चन जो तुम्हारे यहाँ पे आए हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, कार्बन के एक कार्बन के एक एटम का मास 12U है। तो अगर मैं 12U से 1U को डिफाइन करना चाहूँ तो कहना है इसे 1/12 ऑफ 12U इज 1U। तो 1U एटम एटॉमिक मास की जो यूनिट है उसको डिफाइन ऐसे ही करते हैं। कार्बन 12 को हमने एक रेफरेंस मान लिया। रेफरेंस माने इससे हम डेफिनेशन निकालेंगे। कार्बन इज अ रेफरेंस विच इज बीइंग यूज्ड इन दिस डेफिनेशन। क्योंकि कोई ना कोई तो रेफरेंस चाहिए होता है ना। मीटर बनाने के लिए भी एक रेफरेंस है, हर एक स्केल को बनाने के लिए, हर एक यूनिट को बनाने के लिए एक रेफरेंस चाहिए होता है। कार्बन हमारा रेफरेंस है। कार्बन का 12 का मास 12U है। तो अगर हम बोले इसके मास को, कार्बन के एक एटम के मास का 1/12 गुना कर दो, 1/12 कर दो, तो जो मास आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1U। क्योंकि हमें पता है उसका मास 12U है, तो 12U को 1/12 करने से 1U आएगा। सिंपल सी बात है। तो 1U कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। एक कार्बन 12 एटम के मास को 1/12 करने से जो मास आएगा दैट इज 1U या 1 AMU, सेम एटॉमिक मास यूनिट। अब नाउ क्लियर, से यस और नो। जिसको पहले समझ नहीं आता, अनुज अब समझ आया? कोई डाउट है तो माइक को ओपन करके पूछ लो। अभी भी समझ नहीं आया? अच्छा, अलग से समझाता हूँ। देखो, अगर मैं बोलूं एक सर 12U कहाँ से आया? अभी मैं समझा रहा हूँ। देखो, 12U एक कहाँ से आया? 12U कहाँ से है? देखो, डिफाइन कर रहे हैं हम। यहाँ पे डिस्कवर नहीं कर रहे, हम डिफाइन कर रहे हैं यूनिट को, राइट? डिस्कवर नहीं कर रहे हम यहाँ पे। 12U को एक यूनिट है। अरे यू को तुम ये पूछना चाह रहे हो कि यू यू आया कहाँ से, मतलब डिस्कवर कहाँ से हो, ये क्वेश्चन है तेरा? यस सर। तो यू को डिफाइन करने के लिए आप देखो, एक एटम को हमें निकालना तो पॉसिबल नहीं है। एक एटम का मास किसी वेइंग बैलेंस पे तो आएगा नहीं। कोई वेइंग बैलेंस है नहीं जो एक एटम के मास को वे कर सके। तो हमने क्या किया, कार्बन के एटम्स को, ठीक है, कार्बन के एटम को लेकर उससे रिलेशन बनाया। ठीक है, कार्बन के एटम का मास भी हमें नहीं पता होगा, ये भी तुम्हारा डाउट होगा। तो कार्बन का एक एटम का मास नहीं पता, पर हमें पता है कार्बन के एक मोल एटम का मास कितना है, तो वो तो 12 ग्राम है। ठीक है ना? तो हमने जब कार्बन के एटम्स को रखकर उसका मास लिया था तो 12 ग्राम आया था, तो वो ग्राम में आ गया था। और ग्राम की कन्वर्जन के साथ हम यू को रिलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एवोगाड्रो नंबर, जो अभी तुम्हारे को कोर्स में नहीं है कि एवोगाड्रो नंबर कैसे आया, मैं वो भी तुम्हें समझा दूंगा। अभी के लिए वो चीज साइड में रख के अभी समझ आ जाएगा। देखना, जब हम मूलर मास पे आएंगे तो समझ आएगा ये चीज। अगर तुम एक चीज का मास नहीं ले सकते किसी वेइंग बैलेंस पे, एक एटम का मास नहीं ले सकते, तो अगर तुम इसके बहुत सारे एटम रख दो तो उसका मास वेइंग बैलेंस में ले पाओगे ना? से यस और नो अनुज? यस सर। तो अगर हमने बल्क में किसी चीज को ले लिया और किसी तरीके से उसके नंबर पता कर लिए, उससे डिवाइड कर दिया, तो एक एटम का मास भी आ जाएगा। यस सर। तो उस तरीके से यू को तुम डिस्कवर किया हमने, मतलब यू को हमने वैसे डिफाइन किया। पर डेफिनेशन इज नॉट डिस्कवरिंग, डेफिनेशन इज कि हम उसको कैसे डिफाइन करें, आज की बुक में कैसे हम उसको एक्सप्लेन करें। तो डेफिनेशन पे आए, बाकी सब भूल जाए जो इसने पूछा। अभी डेफिनेशन को मैं दोबारा समझा रहा हूँ, वो समझ लो। डेफिनेशन ये कह रही है, कनिष्का जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो मैं समझा रहा हूँ। देखो, एक सपोज एक सपोज एक कॉइन है, ठीक है, और एक कॉइन है, इस कॉइन का मास है 4 ग्राम्स। ठीक है, अब अगर मुझे 1 ग्राम को डिफाइन करना हो, डिफाइन 1 ग्राम ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉइन, कॉइन के बेसिस पे डिफाइन करना, तो कहना है इसे 1 ग्राम
is the mass which is equal to 1/4 of this coin. ये लाइन समझ में आई? बोलो कनिष्का, yes or no? तो यही चीज को हम यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं. जैसे हमें एक U की डेफिनेशन चाहिए, तो कार्बन का मास मुझे पता है 12U होता है, तो आई कैन से 1U इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम. अब क्लियर है? किसी को तो चूज करना पड़ेगा ना. हमारे पास 118 एलिमेंट है. 118 एलिमेंट में से जो एलिमेंट सबसे ज्यादा मिलता है, जो स्टेबल भी है, ऐसे एलिमेंट्स में से कार्बन को हमने सिलेक्ट किया. IUPAC है जो हमारा एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चीजें सेट करता है, उसने कार्बन को चूज किया. किसी ना किसी को तो चूज करना था, तो इस वजह से उन्होंने कार्बन को चूज किया. और ज्यादातर मास की कैलकुलेशन कार्बन की हेल्प से ही लिया जाता है, बिकॉज इट इज मोस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर इन बाकी सब एलिमेंट्स के कंपैरिजन में. हाइड्रोजन नहीं स्टेबल होता, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में, डायमंड के फॉर्म में स्टेबल होता है. ठीक है, तो हाँ, भविष्य कार्बन को यूज करना कंपल्सरी है. ठीक है, आगे बढ़े फिर. तो नेक्स्ट थिंग, 1U को डिफाइन करने के बाद हम अगर अब क्वेश्चन में आए और एटॉमिक मासेस को कंपेयर करें, तो एटॉमिक मासेस में हमने कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स मिलते हैं दैट आर आइसोटोप्स, जिनका मास एक नहीं 2 होता है. ठीक है, तो देयर इज एग्जिस्ट देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स की बात करें और उनकी रिलेटिव अबंडेंस की बात करें कि वो कितना मिलते हैं, तो उससे पहले हम समझते हैं कि आइसोटोप्स होते क्या हैं. आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स that have same atomic number but different mass number. जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो पर मास डिफर करता है, उन्हें क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स. ठीक है, सिंपल आइसोटोप्स का एग्जांपल है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, दैट इज प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम. ठीक है, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है H11, H21 और H31 से. ठीक है, इन तीनों को अगर हम अलग से समझें आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को, तो कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है उस पर ध्यान दें. तो हाइड्रोजन इसको रिप्रेजेंट करते हैं H1 नीचे और ऊपर भी 1. अगर मास के लिए देखा जाए तो तीनों के नीचे 1 लिखना, दैट मीन्स तीनों का एटॉमिक नंबर इज़ 1. ठीक है, ऊपर इनका मास नंबर आता है और मास नंबर तीनों का डिफर करता है. तो पहले वाले का 1, दूसरे का 2 और तीसरे का 3. ठीक है, सो अब एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे जो 1 है, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और number of protons are also equal to number of electrons in a neutral atom. ठीक है, मास नंबर की बात करें तो मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, तो मास नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करके आता है. एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से और मास नंबर को A से. ये कन्फ्यूजन बच्चे करते ज़रूर हैं, एटॉमिक नंबर को A समझ लेते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय Z. ठीक है, और मास नंबर बाय A. अरे सिंबल्स को एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि कैसे किसी एलिमेंट का हम सिंबल लिखते हैं. ठीक है, तो एलिमेंट का सिंबल को मैंने X माना. सपोज जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन X एक सिंबल था, नीचे Z और ऊपर A, दैट मीन्स नीचे एटॉमिक नंबर
और ऊपर क्या आएगा, मास नंबर। ठीक है, तो as we know, atomic number is equal to number of protons and mass number is equal to number of neutron plus number of protons. So अगर मैं protons की जगह z लिख दूं तो this equation will become a is equal to n plus z. तो number of neutron can be found using number atomic mass number minus atomic number. सो इज़ दिस क्लियर? से येस और नो चैट पे कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज मैं बोलूँ इनमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 1 माइनस 1, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हो गए, 0। इसके अंदर न्यूट्रॉन हो गए 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरीज इन दी आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर करते हैं तीनों आइसोटोप्स में। ठीक है, अच्छा प्रोटियम पहले आइसोटोप का नाम है, दूसरे आइसोटोप को हम ड्यूटेरियम लिखते हैं, और तीसरा आइसोटोप जो है हाइड्रोजन का दैट इज ट्रीटियम। और इनको रिप्रेजेंट भी किया जाता है, ड्यूटेरियम इज रिप्रेजेंटेड एट डी एंड ट्रीटियम इज रिप्रेजेंटेड एज टी, कैपिटल टी। ठीक है, तो इज दिस क्लियर? 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन क्लियर हैं? से येस और नो चैट पे जल्दी से। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट आइसोटोप्स को देखते हैं। नेक्स्ट आइसोटोप्स हमारे कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, और कार्बन के आइसोटोप्स हैं कार्बन 12, ठीक है। देखो 12 उसका मास नंबर है, राइट। तो हमारे कार्बन 6 और 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, ठीक है ना। 12, 13, 14 बहुत कॉमन आइसोटोप्स हैं कार्बन के। ठीक है, अब इन कार्बन के आइसोटोप्स में तुम न्यूट्रॉन्स बताओ जल्दी से कितने हैं। ए के इसके कितने आइसोटोप्स हैं, बी और सी। इन तीनों के आइसोटोप सॉरी न्यूट्रॉन्स बताओ, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, सी में कितने न्यूट्रॉन्स हैं। जल्दी से चैट पे लिखो। राइट, इसके अंदर 12 माइनस 6, इसके अंदर न्यूट्रॉन है 6, ठीक है। और इसके अंदर 7, और इसमें कितने हैं 8, ठीक है। तो 6, 7, 8 इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और इन सब में एटॉमिक नंबर सेम है। तो इन सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, दैट इज प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स 6 6 6 है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते आइसोटोप में, सिर्फ न्यूट्रॉन चेंज होते हैं। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो आइसोटोप्स हैं, इसके अलावा कुछ और भी सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं आइसोबार्स। तो एक बार समझ लेते हैं व्हाट आर आइसोबार्स। आइसोबार्स आर एलिमेंट्स हैविंग सेम mass number but different atomic number। ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर मास नंबर सेम होता है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल
कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन 6 और इसका एक आइसोटोप 14 है, नाइट्रोजन 7 और इसका एक आइसोटोप 14 है। तो दे बोथ हैव सेम मास नंबर बट atomic number is different atomic number। ठीक है। अच्छा, तुम मुझे बताओ क्या इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? इनका मास नंबर सेम है तो क्या इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? राइट सेम और डिफरेंट इन चैट। करेक्ट, सबका आंसर डिफरेंट ही आ रहा है। डिफरेंट क्यों होंगी प्रॉपर्टीज? ये डिफरेंट क्यों दिखाते होंगे? बिकॉज हमें पता है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसलिए दिखाते हैं बिकॉज प्रॉपर्टीज आर a function of atomic number. Chemical and physical properties depend upon number of electrons, and since they have same different atomic number, इनके अंदर atomic number different है, so they will behave differently। इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर है सबको। तो अब मुझे बताओ, विल आइसोटोप्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यस और नो? अनुज क्या डाउट है? कोई डाउट है तो पूछो अनुज। आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी सेम होती है। मैंने आइसो बार पूछा था, तो अब मैं आइसोटोप वाले पे आ रहा हूँ। इसे समझो, दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, यस और नो? विल आइसोटोप्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज या सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यस और नो? मैं एक बार पहले तुम्हें ये समझा देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा था। जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं केमिकल या फिजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से गवर्न होती हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम होते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी लिंक होती है और वैलेंसी से बाकी सब्सटेंसेस, वैलेंसी से हमारी सारी केमिकल रिएक्शंस एटसेट्रा गवर्न होती हैं। और इनफैक्ट some physical properties are also dependent upon valence electrons। ठीक है, सो अब पॉइंट इज, अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं, तो इसीलिए आइसोबार्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट थी। बट सो व्हाट आई वाज सेइंग इज 1 मोलर मास, तो 1 मोलर मास ऑफ वाटर, उसका एटॉमिक मास 18 होता है, उसी को ही ग्राम पर मोल कर देते हैं। जैसे NaCl का मास, मॉलिक्यूलर मास 58.5 U था, तो उसी को हमने ग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने देखा था एवोगाड्रो नंबर इज द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन
ग्राम एंड यू। तो इसीलिए एवोगैड्रो नंबर की वजह से ये पॉसिबल है कि वैल्यू सेम रहे, यू ग्राम में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सो अब एक डेफिनेशन आती है, दैट इज वन मोल की डेफिनेशन क्या है? तो वन मोल की डेफिनेशन इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many particles as there are in 12 grams of carbon 12 isotope। ठीक है, तो हम मोल की डेफिनेशन भी हम किसकी हेल्प से लिख सकते हैं? कार्बन 12 की हेल्प से। दिस इज आवर रेफरेंस। रेफरेंस होता है जो हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कार्बन के 12 ग्राम्स, कार्बन का मोलर मास कितना है? कार्बन हैज मोलर मास equal to 12 grams। That means 12 grams contain 1 mole of particle। ये बात क्लियर है? से yes और no, ये दो लाइनें क्लियर है? कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम है, दैट मीन्स उसके 12 ग्राम में उसके 1 मोल आते हैं कार्बन के। ठीक है, अगर ये बात क्लियर है, सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन 1 मोल is the amount of substance that contains exactly the same number of particles as there are in 12 grams of carbon 12। तो हम बोल सकते हैं 1 मोल उतने पार्टिकल हैं जितने पार्टिकल 12 ग्राम कार्बन 12 में है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 मोल। इज इट क्लियर? से यस और नो। डेफिनेशन क्लियर है तो राइट क्लियर या यस? ठीक है, तो ये क्लियर है। एक टॉपिक हमारा पीछे रह गया, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एक टॉपिक रह गया हमारा इसके बाद, दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास। तो अब हमें पता है कि कितने डिफरेंट टाइप के आइसोटोप्स अकर करते हैं इन द नेचर। ठीक है, अगर एक ही एलिमेंट का, हाइड्रोजन का या सपोज कार्बन की बात करें, तो कार्बन का 12, 13 और 14, कार्बन 12, 13 और 14 तीन तरह के एटम्स पॉसिबल है। एक का मास 12, एक का 13 और एक का 14। तो इन तीनों में से जब तुम अपने पेंसिल का ग्रेफाइट को सोचो, तो जो पेंसिल का ग्रेफाइट है उसमें कार्बन 12 है या कार्बन 13 है या कार्बन 14 है, ये तुम्हें पता चलता है? नहीं, क्योंकि तुम उसे देख के तो बता नहीं सकते। तो कार्बन 12 का मास 12 है, मास नंबर 12 है। ठीक है, मास नंबर इज ए रफ एस्टिमेट ऑफ मास। ठीक है, तो कार्बन का मास नंबर 12 है और कार्बन का 12 का मास 12 है। देखो, एटॉमिक मास और मास नंबर में थोड़ा सा फर्क होता है। मास नंबर होता है जो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स करते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मास नंबर होता है। तो कार्बन का 12 का मास नंबर भी 12 है, उसका एटॉमिक मास भी 12 है। और कार्बन 13 का मास नंबर 13 है, पर उसका एटॉमिक मास 13.003335 है।
तो एग्जैक्ट वाली चीज को एटॉमिक मास बोलते हैं. रफली इट इज नोन एज मास नंबर. तो मास नंबर एक रफ एस्टिमेट होता है मास का. इट इज फाउंड आउट यूजिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स. बट एग्जैक्टली जो मास होता है दैट इज थोड़ा बहुत डिफरेंट. 0.0031 समथिंग से डिफर कर सकता है मास नंबर एटॉमिक मास नंबर से. तो अब मुझे एक बात बताओ, मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस समझ आया? एटॉमिक मास इज एग्जैक्टली मेजर एंड मास नंबर इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन विच गिव्स अस एन एस्टिमेट अबाउट द मास. ये क्लियर है? से यस और नो? तो मास, अच्छा अब मास नंबर को तो अभी हम भूल जाते हैं. अब हम मास की ही बात कर रहे हैं. तो मैं कह रहा था कार्बन के 3 आइसोटोप्स थे. वन वाज कार्बन 12, वन इज 13 एंड वन इज 14. तो जब हम नेचर में उसे उठाते हैं तो वो तीनों में से कोई भी हो सकता है. कार्बन 12 भी, 13 भी, 14 भी. तो इन तीनों में से अगर वो कोई भी हो सकता है तो इसकी अबंडेंस जाननी पड़ेगी कि वो नेचर में कितना मिलता है. कार्बन 12 फॉर एग्जांपल मिलता है 98.892%. ठीक है. कार्बन 13 मिलता है 1.108%. और कार्बन 14 मिलता है इतना परसेंट, बहुत कम परसेंट. तो मुझे पता लगाना है कि ऑन एन एवरेज जो मैं कार्बन उठाता हूँ उसका मास कितना होता है. ऑन एन एवरेज व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन. कार्बन का एवरेज मास कितना है? तो एवरेज मास निकालने के लिए एक फॉर्मूला है and that formula you can write. Average atomic mass is found out using this formula. Abundance of 1, ठीक है, into mass of 1 upon 100 plus abundance of 2 into mass of 2 upon 100 प्लस ऐसे चलता जाएगा. ठीक है. जितने भी तुम्हारे आइसोटोप हैं, जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 12 की अबंडेंस इंटू अबंडेंस 98.89 इंटू इसका मास डिवाइड बाय 100, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय 100. इन सबको ऐड करते जाओ तो एवरेज आ जाएगी. इसका एग्जांपल हम करके देखते हैं. इसी एग्जांपल पे ट्राई करते हैं. तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विल बी 98.892 into 12 upon 100 plus 1.108 plus 1.108 into 13. 0.003 को मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा आ जाएगा. अपॉन 100 प्लस 2 into 10 raised to minus 10 into 14 अपॉन 100. तो इससे एटॉमिक मास आएगा. हेलो, हाँ नमस्ते. ठीक है, ठीक है.
ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद लास्ट पॉइंट ये कह रहा था मैं, जो अबंडेंस है वो 100% में होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो परसेंटेज में गिवन है अबंडेंस, तो ये फॉर्मूला लगता है। तो अबंडेंस को अपॉन 100 कर दोगे तो वो आ जाएगा 0.988, जैसे 100 को इससे डिवाइड किया तो ये 0.9889 इंटू 12 प्लस 1.108 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.01108 इंटू मास ऑफ दिस। ऐसे 2 इंटू 10⁻⁻10 था, अपॉन 100 करेंगे तो 10⁻⁻12 हो जाएगा इंटू मास ऑफ दिस। ये सब करने के बाद एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का कितना आएगा, 12.011। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, इज दिस क्लियर, से यस और नो। इस फॉर्मूले को तुम्हें लगाना है, ठीक है। मैं तुम्हें होमवर्क सेंड कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं होमवर्क एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है। और जो होमवर्क की डिस्कशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी जो लास्ट क्लास का होमवर्क है वो मैं डिस्कस करूंगा पहले 10 मिनट्स में, 4 to 5 में। तो तुम्हें 10 मिनट के लिए मीटिंग में आना पड़ेगा नेक्स्ट वाले बैच, सॉरी हाँ नेक्स्ट वाले बैच में 4 to 5 में। उसके बाद हम, ठीक है, उसमें तुम होमवर्क लास्ट क्लास का एक बार देख लेना, अदरवाइज मैं तुम्हें वीडियो भेज दूंगा जो भी तुम्हें सही लगे, ठीक है। अगर तुम क्लास में आना चाहो तो क्लास में आ जाना, पहले 10 मिनट में होमवर्क डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। और इस बार का होमवर्क भेज रहा हूँ तुम्हें ग्रुप पे। ओके क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो रुक जाओ।